नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है रोमांसवाद, जिसको हम हिंदी में स्वच्छंदतावाद बोलते हैं। और इसके बारे में हम जानेंगे कि ये है क्या। बच्चों, इस टॉपिक पे टोटल 3 वीडियो बनेंगे। पहला वीडियो आपके सामने है, इसके बाद 2 वीडियो और बनेंगे। पहले वीडियो में हम ये समझेंगे कि रोमांसवाद होता क्या है और विजुअल आर्ट में वो सब चीज़ें क्या हैं जो रोमांटिज़म को इस्टेब्लिश करती हैं। इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम थियोडोर जेरिकॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि राफ्ट ऑफ मेडुसा क्या है, जो ये पेंटिंग है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे ये पूरे रोमांटिसिज्म को विजुअल आर्ट के एरिया में इस्टेब्लिश करती है। और उसके बाद में जो तीसरा वीडियो होगा वो योगेन देलाक्रा पे डिपेंड करेगा और हम ये समझेंगे कि योगेन देलाक्रा ने किस तरीके से रोमांटिसिज्म को विजुअल आर्ट के एरिए में एक बहुत मजबूती से स्थापित कर दिया और वो दूसरे महान कलाकार बन जाते हैं। तो बच्चों, चलते हैं रोमांसवाद है क्या इसको समझने की दिशा में। रोमा एक फ्रेंच वर्ड है। रोमा का मतलब होता है कहानी कहना, किस चीज़ को बताना, नरेट करना। और जो कुछ भी हम बता रहे हैं वो या तो कल्पना का होगा, फैंटेसी होगी, या फिर वो ऐसी घटना होगी जो वास्तव में हुई है, या ऐसी घटना जो आपके मन मस्तिष्क में है, जो आपके दिमाग की खुद की उपज है, जो स्वतंत्र है, वो कहानियाँ। तो ये वर्ड जो हैं ये रोमा से जुड़ते हैं। इसी रोमा वर्ड से रोमांटिसिज्म वर्ड इस्टेब्लिश होता है। बच्चों, एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि कोई भी वाद या कोई भी विचारधारा वो किसी स्पेसिफिक दायरे की कभी नहीं होती। जैसे हम लोग विजुअल आर्ट्स के छात्र हैं, ललित कला के छात्र हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि ये जो रोमांटिसिज्म है ये केवल हमारी एरिया में है, पेंटिंग के क्षेत्र में है। तो ऐसा नहीं है। पेंटिंग जो है, जो विजुअल आर्ट है, जिसको हम फाइन आर्ट्स भी बोलते हैं, वो पूरी हिस्ट्री का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। पूरी हिस्ट्री को हम ये भी बोलते हैं कि हिस्ट्री इज़ द मदर ऑफ़ ऑल द सब्जेक्ट्स। अगर आप हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ेंगे तो हिस्ट्री अपने आप में सभी जितने भी विषय हैं सभी को अपने अंदर समाहित करके रखे हुई है। हिस्ट्री में आपको मैथ्स भी मिलेगा, हिस्ट्री में आपको सोशियोलॉजी भी मिलेगा, हिस्ट्री में आपको एजुकेशन, एवरीथिंग, सब कुछ हिस्ट्री का पार्ट है। इवन ज्योग्राफी की जो टोपोग्राफी है वो कैसे चेंज हो रही है वो भी हम हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं कि कौन सा साम्राज्य किसी इरा में किसके अंदर था और किस इरा में किसके अंदर आ गया। तो हिस्ट्री अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो जब भी हम किसी भी वाद को पढ़ते हैं, किसी भी आर्ट मूवमेंट को पढ़ते हैं, तो हम बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फाइन आर्ट्स हमको ये नहीं समझना चाहिए कि वो केवल विजुअल आर्ट या ड्राइंग एंड पेंटिंग या स्कल्पचर या आर्किटेक्चर के इरा में ही हुआ है। वो एक ऐसा परिवर्तन था जो पूरे समाज में हुआ था। तो रोमांटिसिज्म जो है वो समाज में आया, वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम ड्राइंग एंड पेंटिंग में पढ़ रहे हैं। रोमांटिसिज्म में बहुत सी ऐसी नॉवेल्स लिखी गई, कहानियाँ लिखी गई, कैसा लिटरेचर ऐसा लिखा गया जो रोमांटिसाइज फीलिंग्स के साथ में था। कई सारे पोएट्स हुए जिन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। कई सारे फिलोसफर हुए हैं जिन्होंने रोमांटिक कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश किया। और इन सब का योगदान होता है एक विचारधारा को बनाने में। और इन सब से इन्फ्लुएंस होकर जो आर्टिस्ट होता है वो अपनी विचारधारा, अपनी सोच, अपने हिसाब से पेंटिंग को क्रिएट करता है, बनाता है और अपना योगदान समाज में देता है। तो जब हम किसी भी बात को समझेंगे, किसी भी आर्ट मूवमेंट को समझेंगे, तो हमें समझना पड़ेगा कि केवल और केवल वो फाइन आर्ट्स या ड्राइंग एंड पेंटिंग का पार्ट नहीं है, बल्कि एक बड़े कैनवस की बात है जिसमें समाज के सभी लोग जुड़े हुए हैं। रोमांटिसिज्म जो हमारा आज का टॉपिक है, तो हमने लास्ट जो वीडियो था जिसमें हमने न्यू क्लासिज्म के बारे में बात की थी, नवशास्त्रीवाद के बारे में बात की थी, तो हमने उसमें देखा था कि जैक लुइस डेविड किस तरीके से इटली जाते हैं और वहाँ के जो कला के गुण हैं वो सीख कर आते हैं। रंग लगाने के तरीके, विषय क्या होने चाहिए, सब कुछ सीख के आते हैं और बहुत आइडियलिस्टिक फॉर्म में वो फ्रांस में इंटर करते हैं। फ्रांस का माहौल उस समय बहुत ज़्यादा गर्म होता है। रीजन्स इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। फिर जैक लुइस डेविड नेपोलियन के आने के साथ साथ फ्रेंच एकेडमी के अध्यक्ष बन जाते हैं और फ्रांस की जो कला जगत है उसको पूरी तरह अपने अंडर ले आते हैं और वो सब्जेक्ट डिसाइड कर देते हैं कि अगर पेंटिंग बननी भी चाहिए तो उसके ये रूल्स होने चाहिए, ये टॉपिक होना चाहिए, कलर करने के ये तरीके होने चाहिए, एक मैसेजिंग होनी चाहिए। सब कुछ एक जकड़े हुए माहौल में आ जाता है जिसका निर्माण जो किया था वो जैक लुइस डेविड ने किया था। कलाकार जो होता है वो स्वभाव से स्वतंत्र होता है
और जब स्वतंत्रता के बारे में बात की जाती है और हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो एक नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसका नाम है रूसो। रूसो एक फ़िलासफ़र थे और उन्होंने फ़िलासफ़ी दी थी कि जो इंसान होता है वो बचपन से जब उसका जन्म होता है तब वो बिल्कुल फ्री होता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता कि वो किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, उसके ऊपर शासन किसका है, उसके माता कौन, उसके पिता कौन, उसको कुछ भी पता नहीं होता, वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको बताया जाता है कि भाई तुम्हारा राजा ये है, तुम्हारे रिचुअल्स ये हैं, तुम्हारी जाति ये है, तुम्हारे रंग ऐसा है, गोरा है या काला है, या तुम इस धर्म को बिलोंग करते हो, तुम्हारी मान्यताएँ ये हैं। और धीरे धीरे वो जो बच्चा होता है वो कई सारी सामाजिक जकड़नों में जकड़ जाता है और उसका जो उत्थान है, जो एक बच्चे का होना चाहिए, कभी हो भी नहीं पाता। उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है, वो कभी नहीं हो पाता। तो रूसो का कहना था कि एक बच्चा जो जन्म लेता है वो जन्म से बिल्कुल स्वतंत्र होता है और उस बच्चे को पूरी ज़िंदगी फ्री ही रहना चाहिए, उसको स्वतंत्र ही रहना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट था रूसो ने इसको दिया और इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा फ्रेंच के रिवॉल्यूशन में। इस विचारधारा ने काम किया आम जनता के लिए कि वो राजा से फ्री होना चाहते हैं, वो रिवॉल्यूशन करना चाहते हैं। नेपोलियन ने भी एक बार ये बात कही थी कि अगर रूसो नहीं होते तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। अब इस चीज़ को समझिए, जब जैक लुइस डेविड आते हैं और न्यू क्लासिसिज्म इस्टेब्लिश होता है, कला जगत में कुछ नियम बना दिए जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स डिसाइड कर दिए जाते हैं, एक मैसेजिंग डिसाइड कर दी जाती है, कलर लगाने के तरीके तक डिसाइड कर दिए जाते हैं कि वेनिस या इटली में जिस तरह की कलर स्कीम यूज़ होती है, किन कलर के साथ में कौन से कलर लगेंगे, कलर करने का तरीका तक सब कुछ डिसाइड हो गया। तो ऐसे माहौल में जो कलाकार थे वो बहुत ज़्यादा बंधन में आ गए और कलाकार व्यक्तित्व, जो कलाकारों का एक मूल व्यक्तित्व होता है वो स्वतंत्रता का होता है। वो अपने मन का करना चाहते हैं, अपने मन का कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन था, ये जो विरोध था, ये नवशास्त्रीयवाद के जब अंत आ रहा होता है, बेल्जियम चले जाते हैं जैक लुइस डेविड, तो जो कलाकारों का समूह था वो विरोध में से उठाना शुरू कर देता है। और विरोध कैसा था? विरोध ये था कि कलाकार अपने मन के सब्जेक्ट चूज़ करेगा, कलाकार अपने तरीके से रंगों को लगाएगा और जो उनके ऊपर थोपी गई देशभक्ति है, थोपी गई राज्य ही, जो ये भावना है कि जो राज्य ही सही है, जो कंट्री है, वो जो राजा है वो हमेशा सही करेगा, ये इसके विरोध में जो आर्टिस्ट थे वो अपना स्वर उठाने लगे। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो चीज़ निकल के आई वो राफ्ट ऑफ मेडुसा की एक पेंटिंग के रूप में आई, जिसको थियोडोर जेरिकॉल्ट ने बनाया, जिसके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के रोमांसवाद, अगर हम फाइन आर्ट्स के एरिया में बात करते हैं तो रोमांसवाद एक ऐसा समय था जिसमें कलाकार ने अपने जो मूल व्यक्तित्व है उसको पहचाना और अपने मूल व्यक्तित्व के हिसाब से पेंटिंगों को बनाना शुरू किया, अपने विषयों को अपने हिसाब से चुना और वो इस दबाव में नहीं आया कि उनकी पेंटिंग का जो टॉपिक है उससे समाज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो प्रशासन है उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। उनको जो सत्य लगा उन्होंने उसको ही चूज़ किया। उन्होंने जो कहानियाँ सुनी, भले ही वहाँ पे थे नहीं, उन्होंने उन कहानियों को फील किया और उन कहानियों को अपने तरीके से रिप्रेजेंट किया। राफ्ट्स ऑफ मेडुसा के बारे में हम गहराई से अगले वीडियो में बात करेंगे। वो स्टोरी क्या थी? वो एक ऐसे जहाज़ की कहानी थी जो डूब रहा था। जेरिकॉल्ट ने उस डूबे हुए जहाज़ के जो भुक्तभोगी थे उनके पीड़ा को दिखाने के लिए राफ्ट्स ऑफ मेडुसा बनाया। तो ये जो कहानी है, जो नरेशन है, वही रोमांसवाद का मुख्य विषय था। और इसके बारे में हम आगे की जो 2 वीडियो हैं उनमें ज़्यादा अच्छे से चर्चा करेंगे, डीपली चर्चा करेंगे। तो रोमांसवाद को समझेंगे कैसे? रोमांसवाद एक ऐसा समय है, एक 90 साल का, 1800 से लेकर 1890 तक का समय, ये वो समय जहाँ पे कलाकार अपने हिसाब से फ्री होके अपनी पेंटिंग को रच रहा था, जहाँ पे उसके हिसाब से सब्जेक्ट से, जहाँ पे उसके हिसाब से कलर लगाने के तरीके थे और उसको उसने अपने हिसाब से बिल्कुल फ्री होके बनाया है। इस पूरे इरा को, इस पूरे टाइम पीरियड को, इस पूरी थिंकिंग को हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं, स्वच्छंदतावाद बोलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।